चलिएगा, स्वागत है आप सभी का साइंस और टेक के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं अंकित सिंह आप सभी लोग का करता हूं स्वागत। जैसा कि आप सभी को पता है, ल्यूसेंट की सीरीज को हम यहां पर चला रहे हैं। तो इस ल्यूसेंट की सीरीज में आज हम कवर करने वाले हैं इन्वायरमेंट के ऊपर। तो इन्वायरमेंट वाला जो टॉपिक है ल्यूसेंट का, इसको आज हम करने वाले हैं कवर। तो चलिएगा, बिना समय गंवाए हुए करते हैं शुरुआत। चलेगा, जैसा कि अब बात कर रहा हूं मैं कि आज चर्चा होने वाली है एनवायरमेंट के ऊपर, चर्चा होने वाली है पर्यावरण के ऊपर, सारी की सारी बातें यहां पर होने वाली हैं। इसके कौन कौन से सक्रिय घटक हैं, कौन कौन से मेन कंपोनेंट हैं, साथ में इकोलॉजी के ऊपर भी चर्चा मैं आपके साथ करने वाला हूं। इकोसिस्टम हो गया, पार्श्विक तंत्र हो गया, या इकोलॉजी हो गया, इन सभी के ऊपर होने वाली है क्या, इन सभी के ऊपर होने वाली है चर्चा। चलेगा, सो बात करते हैं आज। सबसे पहले बात करते हैं इकोलॉजी की, बात करते हैं। दो शब्द आप सभी लोगों ने सुने होंगे, एक शब्द है इकोसिस्टम और दूसरा है इकोलॉजी। इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, इनमें अंतर है क्या, पहले इसके ऊपर चर्चा करते हैं और फिर बात करते हैं आगे की तरफ। देखिएगा, दो शब्द आपको यहां पर हर बार देखने को मिलते हैं। पहला कहलाता है इकोसिस्टम और दूसरा कहलाता है इकोलॉजी। सो बात करते हैं इकोसिस्टम क्या कहलाता है। तो किसी भी आप नेचुरल हैबिटेट में देखिए, किसी भी पार्श्विक तंत्र में आप देखिए, यहां पर दो प्रकार के जीव देखने को मिलेंगे। एक आपको देखने को मिलेंगे बायोटिक कंपोनेंट और दूसरे एबायोटिक। दो प्रकार के जीव ना बोल के एक प्रकार के जैविक घटक और अजैविक घटक। तो किसी भी पार्श्विक तंत्र में हम देखते हैं तो जो जैविक घटक और अजैविक घटक, इन दोनों से मिलकर ये तैयार होता है। इनके बीच में एक संबंध पाया जाता है। इन संबंध को इस संबंध को बोला जाता है इकोसिस्टम कहा जाता है, पार्श्विक तंत्र कहा जाता है। जबकि इनका अध्ययन करना, इनकी स्टडी करना, देखो लॉजी का मतलब ही यहां पर होता है क्या, टू स्टडी। इन जैविक कारकों और अजैविक कारकों, इन जैविक कारकों और अजैविक कारकों का करना क्या, अध्ययन करना, इसे बोला जाता है क्या, यह कहलाता है इकोलॉजी, पारिस्थितिकी इसे कहा जाता है। तो पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, इकोलॉजी की, यहां पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये क्या, साइंस की एक आपको ब्रांच यहां पर देखने को मिलेगी। तो यहां पर जीव जो होते हैं, जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं, इनके रिलेशनशिप का यहां पे अध्ययन किया जाता है, इनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। सो इसे बोला जाता है क्या, इसे कहा जाता है इकोलॉजी। बात समझ में आ रही है। तो यहां पे लिखा हुआ भी है क्या, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, इसे पारिस्थितिकी कहा जाता है। यदि अपन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये 3 मार्कर में आपको देखने को मिल जाएगी इसकी क्या, डेफिनेशन। ठीक है, चलेगा। यहां पर एक शब्द और यहां पे आ रहा है जैविक समुदाय। जैविक समुदाय या बायोटिक कम्युनिटी, ये क्या कहलाती है, तो किसी स्थान विशेष पर रहने वाले जीवों का जो समुदाय जो होता है, इसे बायोटिक कम्युनिटी कहा जाता है। अब स्थान विशेष की यदि हम बात करते हैं तो इसे इकोलॉजी की भाषा में इकोलॉजिकल निके बोला जाता है। तो यहां पे आप देख सकते हो क्या कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले जीवों के समूह को हम क्या बोलते हैं, बायोटिक कम्युनिटी, यहां पर इन्हीं कहा जाता है, या इन्हीं कहा जाता है जैविक समुदाय कहा जाता है। एक फोटो आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा ये नीचे की तरफ फोटो लगा हुआ है। तो ये एजी टेंसले साहब का फोटो है जिन्होंने इकोसिस्टम शब्द यहां पर दिया था। मेरे ख्याल से आगे इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल इनके बारे में जानकारी यहां पर है। ठीक है, तो हमने बात किसके बारे में की, हमने बात की इकोसिस्टम के बारे में, बात की पार्श्विक तंत्र के बारे में हमने चर्चा की। तो जो कोई भी पार्श्विक तंत्र जो है, ये बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों से मिलकर यहां पे तैयार होता है। अब कभी बात कर लेते हैं कि सबसे बड़ा पार्श्विक तंत्र क्या होता है, सबसे बड़ा एरिया में कौन सा आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, देखो जो सबसे बड़ा जो पार्श्विक तंत्र जो है और सर्वाधिक स्थायी भी हम बात करते हैं, ये आपको देखने को कहां पर मिलेगा, ये हमें देखने को मिलेगा ओशन महासागर में, हमें देखने को मिलेगा। सर
हमें तो लग रहा था कि जंगल जो होंगे ये स्थायी पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आएगा। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है, हम सभी को पता है ये जो पृथ्वी जो आप देख रहे हैं इसके 1/3 पोर्शन पे, 1/3 भाग पर ही क्या है, लैंड मास आपको देखने को मिलेगा। जबकि 2/3 भाग जो है, 2/3 भाग ये किससे घिरा हुआ रहता है? ये पानी से घिरा हुआ है। तो हमने सर्वाधिक बड़े और गहरे, गहरे का मतलब स्थायी की हमने जब भी बात की तो हम बात किसकी करते हैं? हम महासागर की हम बात करते हैं, हम ओशन की बात करते हैं। क्या कि सबसे बड़ा भी है और दूसरा स्थायी पारिस्थितिक तंत्र का भी बड़ा अच्छा ये एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ये जो मैं ऊपर अंडरलाइन मैंने करके आपको रखा है। इसके अलावा देखो जो इकोसिस्टम शब्द है या इकोलॉजिकल सिस्टम शब्द है, ये किसके द्वारा दिया गया? ये देखो नाम आया है एजी टेंसले, मैंने अलग से इसको हाईलाइट करके आपको बताया है। जो पारिस्थितिक तंत्र जो होता है ये जो किसके द्वारा शब्द दिया गया है? एजी टेंसले के द्वारा ये शब्द दिया गया है। जो अभी मैं फोटो के बारे में चर्चा कर रहा था, ये जो फोटो जो आपको दिखाई दे रहा था ये वही है एजी टेंसले साहब, जिनके द्वारा इकोलॉजी या पारिस्थितिक तंत्र या इकोलॉजिकल सिस्टम शब्द का पहली बार क्या किया गया? उपयोग यहां पर किया गया। अब बात करते हैं इकोसिस्टम की, हम घटकों की हम बात कर रहे हैं, या इकोसिस्टम ये किस किस से मिलकर बना हुआ होता है। तो कोई भी इकोसिस्टम या कोई भी पारिस्थितिक तंत्र जो होता है, देखो आप तीन घटकों से मिलकर बना हुआ होता। कई किताब 2 घटक बताती, कई इसको एनर्जी को अलग भी बांट देती है। पहला कहलाता है बायोटिक फैक्टर, बायोटिक कंपोनेंट। दूसरा कहलाता है क्या? ए बायोटिक कंपोनेंट कहलाता है। हिंदी में यदि अपन बात करें तो इसको बोला जाता है जैव घटक। दूसरा कहलाता है क्या? अजैव घटक। कई लोग एनर्जी को भी एक कंपोनेंट यहां पर मान लेते हैं। सर जैव घटक जो आपने बोला है, बायोटिक कंपोनेंट जिसके ऊपर आप जिक्र कर रहे हैं, यहां पर क्या क्या आएगा? तो सबसे पहले बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आपको देखने को मिलता प्रोड्यूसर। इन्हें बोला जाता है क्या? उत्पादक कहा जाता है। दूसरे आपको देखने को मिलेंगे कंज्यूमर। इनको बोला जाता है क्या? उपभोक्ता। अब जो कंज्यूमर जो होते हैं इनको भी हम 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। कौन कौन से? पहले कहलाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, दूसरे कहलाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, तीसरे कहलाते हैं टर्सरी कंज्यूमर और चौथे कहलाते हैं टॉप कॉर्निवोर्स। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और उच्च मांसाहारी। और जब उच्च मांसाहारी जीव क्या होते हैं, जब ये मरते हैं तो इनको मृदा में या मिट्टी में मिलाने का काम करते डिकम्पोजर। हिंदी में यहां पर बोला जाता है इन्हें क्या? हिंदी में कहा जाता अपघटक कर्ता कहा जाता है। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो जैविक समुदाय जो होता है, तो जैविक समुदाय में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो जैविक समुदाय आपको यहां पे बता रहा है, इसके अंतर्गत कौन कौन शामिल है? फोना और फ्लोरा, मतलब वनस्पति और जंतु दोनों यहां पर क्या होते हैं? शामिल होते हैं। वनस्पति के अंतर्गत बात करते हैं, ये इनको हम रखते हैं किस कैटेगरी में? प्रोड्यूसर की कैटेगरी में रखते हैं। ये उत्पादक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के माध्यम से अपना भोजन खुद यहां पर तैयार कर लेते हैं। जबकि जो कंज्यूमर जो होते हैं, जो सीधे इनको खाते हैं, वो कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। जो प्राथमिक से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर कहा जाता है। जो द्वितीयक उपभोक्ता से सीधा भोजन प्राप्त करते हैं, द्वितीयक से भी करेंगे और प्राथमिक से भी करेंगे, ये टर्सरी कहलाते हैं। जबकि टॉप कार्निवोर्स जो होते हैं, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों को भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। तो जो बायोटिक घटक की हम बात कर रहे हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बायोटिक, बायो का मतलब क्या? लिविंग। तो इसके अंतर्गत आप देख सकते हो ये सारी बातें शामिल हैं।
एबायोटिक के अंतर्गत आपको पता होगा यहां पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो कंपोनेंट में बटा हुआ है। ये सीधा मैं एग्जाम्पल बताता हूं आपको, अजैविक घटक क्लासिफिकेशन आपको आगे मिल जाएगा। इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा जो भी चीजें जीवित नहीं है, जैसे मृदा, सॉइल, जैसे लाइट जो बिजली चमक रही है, प्रकाश, लाइट, इसके अलावा पानी, ये सब के सब किसमें शामिल हो जाते हैं, ये अजैविक घटकों के अंतर्गत क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। तो बस यही यहां पे बात की जा रही है कि जो कोई भी इकोसिस्टम जो होता है, पार्श्विक तंत्र जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे दो भागों में बांटा गया। पहला कहलाता बायोटिक कंपोनेंट कहलाता है, और दूसरा कहलाता है कौन सा, एबायोटिक कंपोनेंट कहलाता है, और दूसरा कहलाता है कौन सा, अजैविक घटक कहलाता है। और जो जैविक घटक होता है इसको अभी हमने बताया तीन भागों में बांटा है, पहला प्रोड्यूसर, दूसरा कंज्यूमर और तीसरा डिकम्पोजर। अब डिकम्पोजर के अंतर्गत मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं, एक बार क्वेश्चन बना भी है। अब घटक के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा क्या, बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेगा अब घटक के अंतर्गत, और फंगी। तो अब घटककर्ता के अंतर्गत आपको बैक्टीरिया और फंगी दोनों यहां पे देखने को मिलते हैं। वायरस कभी भी डिकम्पोजर के रूप में काम यहां पे नहीं करता है। तो ये देख सकते हो, ये बना हुआ, इसके बारे में चर्चा आपके साथ कर रहा था। तो बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट, जिसको आपने क्या बोला, यहां पे से आपने नाम दिया क्या, जैव घटक। अब जैव घटक में क्या क्या शामिल है, तो सबसे पहले उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटककर्ता। ठीक है, जो उत्पादक जो होते हैं ये हो सकते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। जबकि एबायोटिक घटक जो होता है मतलब अजैविक, इसके अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा क्या, हवा, जितनी भी निर्जीव वस्तु हैं जो इन्वायरमेंट में उपस्थित हैं, इसके अलावा जल, पवन, दोनों में अंतर होता हवा और पवन में, मृदा, तापमान और वर्षा, ये सभी के सभी शामिल हो जाते हैं किसमें, अजैविक घटक के अंतर्गत। तो जो कोई भी पार्श्विक तंत्र जो होता है ये दो घटकों से मिलकर बना हुआ होता है। पहला कहलाता है जैविक घटक और दूसरा कहलाता है कौन सा, अजैविक घटक। तो जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटककर्ता को शामिल किया गया है। जबकि अजैविक के अंतर्गत आप सभी को पता है जो वर्षा, पानी, मृदा, ये सभी को यहां पर शामिल किया गया है। आगे बात करना चाहूंगा, उत्पादक की यहां पे डेफिनेशन यहां पे दी जा रही है। तो हम सभी को पता उत्पादक के अंतर्गत कौन आते हैं, तो उत्पादक के अंतर्गत ग्रीन प्लांट्स आते हैं, हरे पेड़ पौधे आते हैं। सर ये क्यों आते हैं हरे पेड़ पौधे, क्यों, क्योंकि हरे पेड़ पौधे क्या काम करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के माध्यम से ये अपना भोजन खुद से तैयार कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा कौन, इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा हरे पेड़ पौधे, जो क्या काम करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। तो भोजन तैयार करने की अभिक्रिया ये रही आपकी, देखिएगा भाई, ये तो ये रही प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, जिसके माध्यम से क्या कर लेते हैं, ये अपना भोजन यहां पर तैयार कर लेते हैं। फिर हमने उपभोक्ता की हमने बात की। सो उपभोक्ता को भी तीन कैटेगरी में बांटा है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तीसरे कहलाते हैं कौन से, तृतीयक उपभोक्ता। अब प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं, जो उत्पादक वर्ग जो हैं, जो पेड़ पौधे जो इनको सीधा यूज कर रहे हैं, इन्हें बोला जाता है प्राथमिक उपभोक्ता या प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है। जो प्राइमरी कंज्यूमर को सीधा खा रहे हैं ये सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं। टर्सरी कंज्यूमर जो होते हैं ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को ही खा सकते हैं एज अ फूड।
और जो टॉप कार्निवोर्स होते हैं, उच्च मांसाहारी जो होते हैं, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों को ही भोजन के रूप में खा सकते हैं। यही इनकी डेफिनेशन भी होती है। इनको आप एग्जाम्पल के जरिए बहुत अच्छा यहां पर समझ सकते हैं। एग्जाम्पल इसमें है क्या? अभी है। बीच में कुछ चीज अलग से है। एग्जाम्पल पहले मैं आपको देता हूं, देखिएगा। तो हम बात कर लेते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, कंज्यूमर, टर्सरी की हम बात कर लेते हैं। चलो, तो यदि एक मैं फूड चेन यहां पे बनाऊं, तो यहां पर मैंने लिखा ग्रास, घास लिखा। घास को खाया किसी खरगोश ने, यहां पर इस घास को खाया। इस खरगोश का शिकार कर लिया किसी सियार ने कर लिया। इस सियार को किसी बाघ ने, यहां पर लकड़बग्घे ने, ये ठीक रहेगा। इसको बोलते हैं, आप हाइना बोलते हैं। और इसका शिकार किसी बाघ अथवा शेर ने यहां पर कर लिया। तो यदि हम बात करें किसी भी फूड चेन में हम बात करें, तो जो घास जो होती है, ये किस कैटेगरी में आएगी? ये आएगी प्रोड्यूसर की। इसको सीधा जो उपयोग कर रहा है कौन? खरगोश। तो इसे हम बोलेंगे क्या? प्राइमरी कंज्यूमर कहेंगे। जो सियार जो होगा, इसे हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे। लकड़बग्घा जो होगा, इसे टर्सरी कंज्यूमर हम बोलेंगे। अब ये जो होगा, ये कहलाएगा टॉप कॉर्निवोर्स। उच्च मांसाहारी। तो हमने प्राथमिक की विशेषता क्या बताई, या प्राथमिक की हमने परिभाषा क्या बताई, कि ये अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? सीधे सीधे इससे प्राप्त कर रहे हैं, घास से। तो हमने इसको नाम क्या दिया? हमने बोला भाई साहब ये क्या है? ये है प्राथमिक उपभोक्ता। सियार सीधा भोजन किससे प्राप्त कर रहा है? इससे। तो इसको ये खा रहा, तो ये क्या होगा? सेकेंडरी कंज्यूमर। लकड़बग्घा, देखो ध्यान से, लकड़बग्घा सीधा खरगोश को भी खा सकता है, ये सीधा सियार को भी खा सकता है। जो टर्सरी कंज्यूमर जो होते हैं, ये भोजन के रूप में सेकेंडरी कंज्यूमर को भी उपयोग कर सकते हैं और प्राइमरी कंज्यूमर को भी उपयोग कर सकते हैं। यह है आपका कौन सा? टर्सरी। जबकि शेर जो है, ये सीधा खरगोश को भी खा लेगा, सियार को भी खा लेगा और लकड़बग्घे को भी खा लेगा। इसका मतलब सर, इसके पास फूड की जो चॉइस है, ये अच्छी खासी है। प्राइमरी को भी उपयोग कर लेगा, ये सेकेंडरी का भी उपयोग कर लेगा, और ये टर्सरी का भी क्या कर लेगा? उपयोग कर लेता है। तो शेर के पास क्या अच्छी खासी चॉइस आपको देखने को मिलेगी। और यही इनकी होती है क्या? डेफिनेशन, कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता के बारे में जानकारी। सो अब देखो, तो प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में है क्या? इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो पौधे या पौधे किसी भाग के ऊपर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं, या उससे अपना भोजन क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। तो इन्हें बोला जाता है क्या? जैसे गाय, भैंस, बकरी, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा। तो इन्हें हम बोलते हैं क्या? प्राइमरी कंज्यूमर। ये कहलाते हैं अपने कौन से? प्राथमिक उपभोक्ता। दूसरे कहलाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ये क्या काम करते हैं? जो कि प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड रहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ताओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जबकि तीसरे कहलाते हैं टर्सरी कंज्यूमर, तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, जो किससे? प्राथमिक से भी प्राप्त कर सकते हैं और द्वितीयक से भी अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। या सामान्य भाषा में लोग बोलते हैं जो द्वितीयक से प्राप्त कर लेते। वो डिपेंड करता है कि आपकी फूड चेन में कौन कौन से एनिमल हैं। अब हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि सर कि जो सांप जो है ये टॉप में आ रहा, अभी आपने बोला था कि प्राइमरी को भी खा लेगा, सेकेंडरी को भी खा लेगा, टर्सरी को भी खा लेगा। ये बोलो कि सर ये टिड्डी को खाएगा क्या? खा तो सकता है, मगर डिपेंड करता है एनिमल के ऊपर। आ रही बात समझ में? कि उसके पास जो फूड जो है वो कौन सा अवेलेबल है, उसके ऊपर भी डिपेंड यहां पे करता है। जैसे घास को खाया टिड्डे ने, तो ये हो जाएगा आपका प्राइमरी कंज्यूमर के अंतर्गत आएगा। इसको खाया किसी मेंढक ने, ये हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। और इसका शिकार कर लिया भाई साहब किसी पायथन ने। पायथन को बोला जाता है अजगर कहा जाता है। ये क्या होता है? बिना टॉक्सिन वाला, बिना जहर वाला क्या होता है? ये सांप होता है। तो वही जानकारी यहां पर आपको बताई जा रही है कि कौन प्राथमिक है, कौन द्वितीयक है और कौन क्या है? तृतीयक है। सेम जानकारी जो मैंने आपको बताई है, हाँ, बस इंग्लिश में यहां पर ये लिखा हुआ है।
इसे आप देख सकते हो। तो प्राइमरी ग्रॉसोफर हो गया, फिर फ्रॉग हो गया, फिर टर्सरी। अब किसी कोई चेन छोटी है तो टर्सरी ना बोल के उसको अपन टॉप कॉर्निवोर्स भी बोल सकते हैं, उच्च मांसाहारी भी बोल सकते हैं। सो डिपेंड करता है कितने कितने जीव यहां पर उपस्थित हैं। चलेगा। एक अच्छी बात यहां पे ल्यूसेंट में लिखी है, ये मनुष्यों की बात करता है। वो कहता कि भाई साहब ठीक है, अब किसी खाद्य श्रृंखला में जो मनुष्य का जो स्थान है ये कहां पर होना चाहिए, या खाद्य श्रृंखला में मनुष्य का स्थान कहां पर है। तो किसी खाद्य श्रृंखला की अपन बात करते हैं, तो किसी हम फूड चेन की हम बात कर लें, किसी भी हम फूड चेन की हम बात करते हैं, इस फूड चेन में जो मनुष्य जो होता है, फूड चेन में जो मनुष्य जो होता है ये क्या है, ये प्राइमरी कंज्यूमर में भी शामिल होता है और ये सेकेंडरी कंज्यूमर में भी शामिल होता है। तो किसी भी फूड चेन को आप देख लीजिएगा, किसी भी खाद्य श्रृंखला को आप देख लें, किसी भी खाद्य श्रृंखला में जो मनुष्य जो होता है ये प्राथमिक कंज्यूमर भी होता, प्राथमिक उपभोक्ता भी होता और द्वितीयक उपभोक्ता के तौर पर भी क्या होता है, ये शामिल होता है। तो घास को खाया किसी बकरी ने और बकरी को खा लिया किसी आदमी ने। सर आदमी घास तो नहीं खाता, घास से मतलब यहां पर है ये प्रोड्यूसर है। ये ऐसा नहीं कि आदमी घास खाता है, इसका मतलब है ये क्या, प्रोड्यूसर। ये प्राइमरी कंज्यूमर, और ये क्या है आपका जो आदमी जो है ये सेकेंडरी कंज्यूमर। तो किसी भी फूड चेन की अपन बात करते हैं, मनुष्य प्राथमिक भी हो सकता है और द्वितीयक भी हो सकता है। वो साफ साफ समझ में आ रहा है, मनुष्य सीधे इसको भी खा सकता है, और जो मनुष्य जो है, ह्यूमन जो है, भाई साहब रोटी भी तो खा रहा है, दाल भी तो खा रहा है। ये कहां से मिली, सीधे प्रोड्यूसर से ही तो मिल रही है, ये उत्पादक से ही तो मिल रही है। क्योंकि ह्यूमन जो कैटेगरी है ये आ जाती है किसमें, सर्वाहारी के अंतर्गत आ जाती है, जो वेज भी है और नॉन वेज भी है। केवल नॉन वेज थोड़ी है कि केवल नॉन वेज ही खा रहा है, भाई पौधों के ऊपर भी तो आश्रित है। ये घास बोल रहा हूं, ये धान भी तो खा रहा है, ये चावल भी तो खा रहा है, ये गेहूं भी तो खा रहा है, ये चने को भी तो भी खा रहा है। तो ये प्राथमिक और द्वितीयक दोनों कैटेगरी में आपको देखने को मिल जाता है। तो वही यहां पर ये लाइन दी गई है। चलेगा। अब हम बात करते हैं डिकम्पोजर के अंतर्गत, हम बात करते हैं अपघटक कर्ता के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं। देखो अभी मैं आपको एक लाइन मैंने आपको बताई भी थी, जो डिकम्पोजर्स जो होते हैं ये अपघटक कर्ता जो होते हैं। डिकम्पोजर्स क्या हो, ये डिकम्पोजर जो होते हैं इसके अंतर्गत मैंने एक बात आपको बताई थी, इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो बिल्कुल मत भूलिएगा भाई, इसके अंतर्गत आते हैं कौन, फंगी आते हैं और बैक्टीरिया। इसके अंतर्गत जीवाणु आते हैं और कौन आते हैं, कवक इसके अंतर्गत आते हैं। तो जो डिकम्पोजर जो होते हैं ये क्या काम करते हैं, जो डेड और डिकेइंग मटेरियल होते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थों को क्या करते हैं, दोबारा से मिट्टी में मिलाने का कार्य करते हैं। तो ये इसके अंतर्गत कौन आते हैं, कवक और बैक्टीरिया जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इसके अंतर्गत क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ये क्वेश्चन यहां से बन चुका है, याद रखिएगा। वायरस कभी भी डिकम्पोजर में शामिल नहीं होता है। चलें, हम आगे बात कर रहे थे एबायोटिक कंपोनेंट की, हम बात कर रहे थे एबायोटिक। सो अब एबायोटिक में कौन कौन शामिल हो जाते हैं, सो आपको दिखाई दे रहा होगा। एबायोटिक में आपको देखने को मिलेंगे ऑर्गेनिक मैटर, जो भी मैं डायग्राम में बना रहा था, इनऑर्गेनिक और जलवायु कारक, क्लाइमेटिक फैक्टर भी इसको यहां पर क्लाइमेटिक, इसे शामिल किया है। क्लाइमेट के अंतर्गत क्या आता है, जल और वायु दोनों को यहां पे शामिल। क्लाइमेट मतलब जो आपके आसपास का सराउंडिंग एनवायरनमेंट जो था। यहां पे एग्जाम्पल भी दे रहा है आसपास क्लाइमेट के अंतर्गत कि जल, प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, नमी, खनिज पदार्थ, ये सभी कुछ यहां पर क्या है, शामिल है।
तो एक मनुष्य अपने जीवन को पूर्ण रूप से धारणी करने में जो न्यूनतम भूमि या पारिस्थितिक पदछाप, एक यहां पे बड़ा अच्छा शब्द यहां पर पूछा क्या है, एक बड़ा अच्छा शब्द यहां पर दिया है, देखिएगा आप, पारिस्थितिक पदछाप यदि आपको दिखाई दे रहा हो, इसे इंग्लिश में बोला जाता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहा जाता है। मेरे ख्याल से होना चाहिए यहां पर भी, है क्या? है, ये रहा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, देखिएगा ये रहा शब्द। सर ये कौन सा शब्द है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को हिंदी वाले बोलते हैं पारिस्थितिक पदछाप। सर ये क्या कहलाता है पारिस्थितिक पदछाप? दरअसल बहुत सामान्य भाषा में यदि बात करूं तो जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो होता है, ये दरअसल जो मानवीय मांग जो होती है उसका मेजरमेंट होता है। मतलब मनुष्य की मांग का एक ये मापक होता है। एक ग्लोबल हेक्टेयर पे इसको बताया जाता है, ये भी इकाई भी पूछी गई है। इसे कहा जाता है कि पारिस्थितिक पदछाप कहा जाता है। सर मानवीय मांग, सर ये क्या होती है? एग्जाम्पल देता हूं। एक बच्चा पैदा हुआ तो उसने क्या काम किया? ऑक्सीजन को लेना शुरू किया। क्या ये ऑक्सीजन उसने बनाई है? सर ये तो उसने नहीं बनाई है। सर ये तो वो एनवायरमेंट से ले रहा है। मैंने बोला बहुत बढ़िया। थोड़ा सा बड़ा हुआ वो तो कॉपी पेन किताब का उसका उपयोग करना उसने शुरू कर दिया, या कपड़े वो पहन रहा बचपन से ही। तो सेल्यूलोज उसने बनाया है क्या? कि कपास उसने बनाया? ये तो पौधे से उसने लिया है। कागज उपयोग कर रहा है उसने खुद बनाया? खुद नहीं बनाया सर, ये तो एनवायरमेंट से उसने लिया। जरा और बड़ा हुआ मोटरसाइकिल बाइक वगैरह चलाने लगा तो वो एनवायरमेंट में कुछ ना कुछ पोल्यूशन भी तो कर रहा है। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट दरअसल क्या कहलाता है? ये मानवीय मांग का पृथ्वी के संदर्भ में एक मापन कहलाता है कि मनुष्य क्या क्या यहां से पृथ्वी से चाह रहा है। इसे ही बोला जाता है क्या? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहा जाता है। तो वो देखो वही ये 3 नंबर में परिभाषा 3 मार्कर में बिल्कुल आ सकती है। क्या इसको आप देखिएगा क्या कहलाता है कि मनुष्य के एक जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिक पदछाप यहां कहलाता है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। एक लाइन अलग से यहां पर लिखी है। थोड़ी सी जानकारी जैव विविधता के बारे में, और चूंकि अब शब्द यहां पर आ चुका है, तो सर्वाधिक जैव विविधता जो आपको देखने को मिलेगी, इंग्लिश में से बोला जाता है बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या होता है? जीवों की प्रजातियों का ज्यादा पाया जाना। ये जो आपको दिखाई दे रहा इक्वेटर, ये जो भूमध्य रेखा जो होती है, भूमध्य रेखा के जो आसपास के क्षेत्र जो होते हैं, भूमध्य रेखा के ये जो आसपास के क्षेत्र जो होते हैं, यहां पर जो जैव विविधता जो होती है ये अच्छी खासी आपको देखने को मिलती है इस क्षेत्र में। और जैसे जैसे इक्वेटर से आप क्या होते हैं, दूर की तरफ जाते हैं, कहां की तरफ पहुंचेंगे आप? ये पोल्स की तरफ आप जैसे जैसे आप जाते जाएंगे, ये भूमध्य रेखा से जैसे जैसे आप कहां की तरफ जाएंगे, आप ध्रुवों की तरफ यहां पर जाएंगे। क्रमशः जो बायोडायवर्सिटी जो है, जैव विविधता जो है, ये क्या होती जाती है? ये कम होती जाती है। आ रही बात समझ में? तो भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द या भूमध्य रेखा के चारों तरफ ये क्या होती है? आपको सर्वाधिक क्या देखने को मिलेगी? सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। और जैसे जैसे हम क्या होते हैं, भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जाते जाते हैं, दूर की तरफ जाते जाते हैं, तो क्रमशः जैव विविधता क्या होती जाती है? कम होती जाती है। इसलिए आप देखिएगा इन एरिया में आपको गिने चुने जीव ही आपको देखने को मिलेंगे। या तो पोलर बियर मिल जाएंगे, पोलर फॉक्स मिल जाएंगी, पेंगुइन आपको मिल जाएंगे, और सामान्य जीव या सामान्य वनस्पतियां यहां पर देखने को नहीं मिलती। तो जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं तो जैव विविधता क्या होती जाती? क्रमशः कम होती जाती है। ठीक है, तो थोड़ी जैव विविधता के बारे में जानकारी यहां पर। अगला देखो एक पॉइंट ही है कि पार्थिव विज्ञान केंद्र कहां पर स्थित है? ये बेंगलुरु में क्या है? स्थित है। अभी कुछ अपने ये पॉइंट छूट गए हैं, उनको पहले अपन देखते हैं। ये वाले पॉइंट चलेगा, फिर आगे अपन बढ़ते हैं। तो थोड़े पॉइंट ये हैं, ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम के हैं और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काम के बिंदु हैं। पहला क्या बता रहा है?
पर्यावरण शिक्षा केंद्र, ये आपको अहमदाबाद में देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिएगा, इसके अलावा सीपीआर पर्यावरण चेन्नई, पार्श्विक विज्ञान केंद्र बेंगलुरु, खनन पर्यावरण केंद्र धनबाद झारखंड, और सलीम अली पक्षी विज्ञान सांस्कृतिक विज्ञान केंद्र, ये कहां पर, ये मिलेगा आपको कोयम्बटूर में मिलेगा। तो पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संस्थान यहां पर बताए गए हैं। ठीक है, चले आगे बात करते हैं, प्रदूषण के बारे में करते हैं, चर्चा करते हैं कि प्रदूषण क्या कहलाता है। प्रदूषण का सामान्य भाषा में यदि मैं अर्थ बताऊं कि किसी भी माध्यम का भौतिक और रासायनिक तत्व जब उसमें आते हैं तो उस माध्यम का जो संगठन जो हो जाता है वो परिवर्तित जो होता है, इसे ही बोला जाता है क्या, प्रदूषण कहा जाता है। और जो संगठन को जो चेंज करते हैं या परिवर्तित जो करते हैं उन्हें प्रदूषक या पॉल्यूटेंट इन्हें बोला जाता है। तो वही यहां पे परिभाषा लिखी गई है। एक बार अपन देख लेते हैं कि वायु जल भूमि, सीधी सी बात, पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक गुणों में होने वाला ऐसा अनचाहा परिवर्तन जो मनुष्य एवं जीवधारियों, उनकी परिस्थितियों, औद्योगिक प्रक्रियाओं, सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए हानिकारक हो, इसे ही बोला जाता है क्या, प्रदूषण कहा जाता है। और जो प्रदूषण फैलाने वाले जो तत्व जो होते हैं उन्हें बोला जाता है प्रदूषक कहा जाता है। तो यहां पर हमने बात की कि जो मनुष्य हैं या जीवधारी जो हैं, देखिएगा हमने बात की कि भौतिक पर्यावरण की भौतिक संरचना रासायनिक संरचना में परिवर्तन हो रहा, किससे परिवर्तन, किसके माध्यम से हो रहा है, तो आप देख सकते हो मनुष्य के द्वारा जो औद्योगिक प्रक्रियाएं यहां पे हो रही हैं, सांस्कृतिक उपलब्धियां जो हो रही हैं, या जो क्रियाकलाप मनुष्य प्रकृति में रहकर कर रहा है, इससे पर्यावरण का जो संगठन क्या हो रहा है, ये परिवर्तित हो रहा है। इसे ही सामान्य भाषा में प्रदूषण कहा जाता है। कितने प्रकार का, ढेर सारे प्रकार का, कुछ प्रकार यहां पे लिखे हुए हैं, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और नाभिकीय प्रदूषण, ये आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं। तो अभी बेसिक यहां पर लिखे हुए हैं, मेरे ख्याल से क्लासिफिकेशन इसका होना चाहिए, बिल्कुल है। अब बात कर लेते हैं, पोल्यूशन की चर्चा कर लेते हैं। प्रदूषण के बारे में हम कर लेते हैं बात। अब प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, तो पहले अपन बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, अवस्था के आधार पर। पहला हो जाएगा क्या, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, अवस्था के आधार पर। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रेडेशन, किसके आधार पर, निस्तारण के आधार पर। तो पहला किस आधार पर, अवस्था के आधार पर। दूसरा हमने बोल दिया किस आधार पर, निस्तारण के आधार पर। तो पहले अवस्था के आधार पर देख ही लेते हैं। अवस्था के आधार पर हमने ने 3 प्रकार में बांटा है। पहला कहलाता है कौन सा, सॉलिड पॉल्यूटेंट, दूसरा कहलाता है लिक्विड पॉल्यूटेंट, और तीसरा कहलाता है क्या, गैसियस पॉल्यूटेंट। फिर हमने बोला किस आधार पर, निस्तारण के आधार पर। निस्तारण के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला कहलाता बायोडिग्रेडेबल, हिंदी वाले बोलते जैव अपघटनीय। दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल। दूसरा कहलाता कौन सा, दूसरा कहलाता जैव अनपघटनीय। सर निस्तारण के आधार पर, हाँ जी, तो निस्तारण के आधार पर 2 प्रकार का, जैव अपघटनीय और दूसरा जैव अनपघटनीय। सर ये कैसा, तो ऐसा प्रदूषक जो प्रकृति में यदि हम उसे छोड़ दें तो ये क्या हो जाए, स्वतः ही खत्म हो जाए, ये कहलाता है जैव अपघटनीय प्रदूषक। और दूसरा जिसको हम प्रकृति में छोड़ें, ये अपने आप स्वतः ही नष्ट ना हो, इसे बोला जाता है क्या, इसे कहा जाता है जैव अनपघटनीय प्रदूषक। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दूं, घरों से निकली हुई पुरानी सब्जियां
घरों से निकली हुई सब्जियों के छिलके, इनको आप पर्यावरण में आप छोड़ेंगे तो स्वतः ही क्या हो जाते हैं, ये अपघटित हो जाते हैं, स्वतः ही क्या हो जाते हैं, ये टूट जाते हैं। तो इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें कहा जाता है बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट कहा जाता है, जैव अपघटनीय प्रदूषक कहा जाता है। जबकि ऐसे प्रदूषक जो प्रकृति में क्या होते हैं, स्वतः ही नष्ट नहीं होते हैं, इन्हें बोला जाता है क्या, इन्हें कहा जाता है जैव अनपघटनीय प्रदूषक बोला जाता है। तो पोल्यूटेंट को हमने दो प्रकार से देखा। ठीक है, चलेगा। तो हमने ये देखे, आगे हम बात करते हैं इसमें। अगली हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, प्रकृति के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, प्रकृति के आधार पर, नेचर के आधार पर यदि हम देखें तो ये जो पोल्यूटेंट जो होते हैं इन्हें फिर दो कैटेगरी में यहां पर डिवाइड किया जाता है। पहले कहलाते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट, प्राथमिक प्रदूषक। दूसरे कहलाते हैं सेकेंडरी, दूसरे कहलाते हैं द्वितीयक प्रदूषक। तो प्राथमिक प्रदूषक ऐसे प्रदूषक होते हैं जैसे ही ये निकलते हैं और निकलने के बाद नेचर को या एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। जबकि द्वितीयक प्रदूषक ऐसे प्रदूषक कहलाते हैं, ये जैसे निकलते हैं ये किसी दूसरे प्रदूषक पदार्थ से रिएक्शन कर जाते हैं या किसी दूसरे तत्व से अभिक्रिया करके एक नया प्रदूषक बना लेते हैं। इन्हें बोला जाता है क्या, सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहा जाता है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, ये प्राथमिक प्रदूषक है, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट है, इसने रिएक्शन कर ली नमी से या पानी से, इसने बना दिया H2SO4, जो अम्ल वर्षा के रूप में कहां पर गिर रहा है, जमीन पर गिर रहा है। तो जो प्राथमिक प्रदूषक जो थे किसी दूसरे तत्व, प्रदूषक तत्व से या दूसरे सामान्य तत्व से अभिक्रिया करके नया प्रदूषक जब बनाते हैं तो इसे यहां पर बोला जाता है क्या, इसे कहा जाता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट, यहां पर इसे बोला जाता है। तो यहां से कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं, कौन सा प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक है। मेरे ख्याल से आगे इसमें होना चाहिए, बिल्कुल। हाँ, तो हम बात करते हैं, पहले हम चर्चा कर लेते हैं वायु प्रदूषण के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो वायु प्रदूषक में कौन कौन शामिल यहां पर होते हैं। जो वायु के, जो हवा के जो कंपोनेंट जो होते हैं उसको क्या करते हैं, प्रभावित यहां पर करते हैं। तो यहां पर देखो, तो वायुमंडल, जब प्रदूषण वायुमंडल में उपस्थित होता है और वायुमंडल के अवयवों के अनुकूल मात्रा में परिवर्तन यहां पर लाता है तो इसे वायु प्रदूषक कहा जाता है। यहां पर आप देखो शामिल कौन से होते हैं, पीएम पार्टिकुलेट मैटर, कणकीय पदार्थ आपको देखने को मिलेंगे। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जो हवा में मौजूद कण जो हवा में क्या है, तैरते हुए हैं, इनको बोलते हैं सस्पेंडेड। अच्छा, कौन कौन से पदार्थ जो है हवा को नुकसान पहुंचाते हैं या हवा में ये प्रदूषण करते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, देख सकते हो हाइड्रोजन फ्लोराइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, तंबाकू का धुआं, फ्लोराइड, धुएं के कण, ये सभी के सभी प्रभावित करते हैं किसको, हवा को प्रभावित करते हैं। तो ये कहलाते हैं क्या, ये कहलाते हैं हवा को प्रदूषित करने वाले प्रदूषक। हवा को प्रदूषित करने वाले क्या, प्रदूषक। थोड़ी सी जानकारी कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, ये देखो, जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करती है तो ये बनाती है HbCO, इसको आप बोलते हो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, और ये जो होता है कंपाउंड, ये कंपाउंड बनता है स्टेबल कंपाउंड। ये बनता है क्या, स्थायी यौगिक बनता है। बात समझ में आ रही है। तो इस जो कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन के साथ चिपकती है, बाइंड होती है, तो ये Hb को छोड़ती नहीं है। और हमें Hb का हमें काम पता है, इसका मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 और CO2, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, ये होता है, इसका काम यहां पर होता है। आ रही बात समझ में। और जैसे यहां पर ये चिपकती है तो स्थायी कंपाउंड बनाती है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को बोला जाता है क्या, स्ट्रेंगुलेटिंग गैस कहा जाता है, या हिंदी वाले इसको बोलते हैं दम घोटू गैस भी बोला जाता है। कई बार क्वेश्चन में ये पूछा है।
दम घोटू गैस भी यहां पर इसे कहा जाता है। कहां से निकलती है? जो ये निकलती है, ऐसा कोई भी पदार्थ जो आधा जला हुआ है, हाफ बर्न पर है, तो वहां से कौन सी गैस निकलती है? यही गैस निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ जी, तो आप देखिएगा वायु प्रदूषक कौन कौन से? एस्बेस्टास की धूल हो सकती है, इससे फेफड़ा, इसके अलावा स्टमक, पेट, ब्लड स्ट्रीम यहां पे क्या होती है, इससे प्रभावित होती है। वो कार्बन मोनोऑक्साइड देखो लिखा हुआ है, ये मस्तिष्क को भी क्या करता है? प्रभावित करता है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड दिखाई दिया है, ये पानी के साथ मिलकर ये क्या बनाती हैं? अभी जो मैं आपको एसिड रेन के बारे में जानकारी दे रहा था, अम्ल वर्षा के रूप में यहां पर गिरती हैं। या नाइट्रिक अम्ल, अमोनिया रिएक्शन कर जाता है पानी से तो वो बना लेता है नाइट्रिक अम्ल, और SO2 रिएक्शन कर जाती है किससे? पानी से, वो बना लेती है H2SO4। जब ये जमीन पर यहां पर गिरता है तो जो मृदा का जो पीएच है, सॉइल का पीएच है, पहला इसको यहां पर ये चेंज करता है। और जो पौधे जो होते हैं, हरे पेड़ पौधे, उनकी पत्तियों के ऊपर गिरता है तो यहां पे क्लोरोसिस हो जाती है, उनका जो क्लोरोफिल जो होता है ये खत्म यहां पर हो जाता है। तो अम्ल वर्षा, एसिड रेन के बारे में जानकारी ये रही भाई। यहां पर देखो एक शब्द आता है, इसको बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मोक कहा जाता है, दिखाई दे रहा आपको? प्रकाश रासायनिक धुंध कहा जाता है। तो ये भी क्या है? ये भी क्या है? फोटोकेमिकल स्मोक एक प्रकार का वायु प्रदूषण ही तो है। देखिएगा आप, ये हो गए कौन? ये हो गए आपके सूरज महोदय। फोटोकेमिकल स्मोक से बड़ी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। यहां से कौन सी रेज निकल रही हैं? तो यहां से निकलेंगी यूवी रेज भाई। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्लस वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। वाष्पशील कार्बनिक यौगिक कहां से निकलते हैं? ये निकलते हैं भाई ऑटोमोबाइल से, वाहनों के धुएं से निकलते हैं। जब ये किसके साथ मिलते हैं? जब ये यूवी के साथ आपस में मिलते हैं, तो देखो यूवी के साथ आपस में मिलते हैं तो एक ब्राउन कलर का एक स्मोग तैयार करते हैं। स्मोक नहीं बोला मैंने क्या बोला? स्मोक। सो भूरे से रंग का एक स्मोग तैयार करते हैं, इसको बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मोग बोलते हैं। इसकी वजह से जो विजिबिलिटी होती है, दृश्यता जो होती है, ये इसमें कमी जाती है भाई। रेस्पिरेटरी ट्रैक वाली समस्याएं होती हैं। इसी ब्राउन फोटोकेमिकल स्मोक की वजह से आप दिल्ली एनसीआर वगैरह में आपको पता ही होगा क्या कि जब ये फोटोकेमिकल स्मोक ठंड के समय ज्यादा देखने को मिलता है तो फ्लाइट वगैरह प्रभावित होती हैं, आंखों में जलन, अस्थमा अटैक जैसी ढेर सारी समस्याएं यहां पर देखने को मिलती है। तो ये कहलाता है क्या? फोटोकेमिकल स्मोक कहलाता है। इसे ही आप बोलते हो क्या? प्रकाश रासायनिक धुंध कहा जाता है। जो बना कैसे है? सूर्य के प्रकाश में मौजूद यूवी रेज और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या तैयार कर लेते हैं? ये फोटोकेमिकल स्मोक को यहां पर ये तैयार कर लेते हैं। जो स्मोक शब्द आपको दिखाई दे रहा है ना, ये फॉग और स्मोक दोनों शब्दों से मिलकर बना है। देखो आप, जो स्मोक जो है, स्मोक जिसे बोला जाता है धुआं, और फॉग दोनों से मिलकर बना हुआ। तो SM यहां से ले लिया अपन ने, ठीक है, और OG शब्द यहां से ले लिया, तो इसको नाम क्या दे दिया? स्मॉग। हिंदी में आप इसे धुंध भी बोलते हैं। ये होता है धुआं, और फॉग को हिंदी में बोला जाता है, ये कहलाता है भाई आपका कोहरा, है ना। तो धुएं और कोहरे से मिलकर तैयार क्या होता है? स्मॉग तैयार होता है। तो यही वो फोटोकेमिकल स्मॉग है। तो 3 नंबर में आपको मेंस में भी पूछ सकता है कि भाई बताइएगा फोटोकेमिकल स्मॉग या प्रकाश रासायनिक धुंध क्या कहलाती है, तो आप इसके बारे में बता सकते हैं। देखो वही देखा, फोटोकेमिकल के संबंध में एक शब्द का उपयोग किया, किसका? ब्राउन एयर, भूरी हवा या ब्राउन एयर यहां पे
एक शब्द का उपयोग यहां पर हुआ है। अगला देखते हैं, अब बात करते हैं जो पर्यावरण से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण संस्थान यहां पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। कौन कौन से संस्थान हैं? जैसे आप देखो, पहला दिखाई दे रहा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कहां पर? नई दिल्ली। केंद्रीय चिड़िया प्राधिकरण, ये भी कहां पर? नई दिल्ली। फिर आप देखो जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान अल्मोड़ा। भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद, इसके अलावा वन प्रबंधन भोपाल, और ये कहां पर है? ये है आपका देहरादून में। वन आनुवांशिकी तथा वृक्ष प्रजनन कोयंबटूर में। वन उत्पादकता केंद्र झारखंड रांची में। राष्ट्रीय विज्ञान और औद्योगिकी संस्थान फरीदाबाद। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण कोलकाता, और भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण, ये भी आपको देखने को मिलेगा कहां पर? कोलकाता। तो प्री एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काम की वो पूछ लेता है कि कौन सा संस्थान कहां पर स्थित है। ये बिल्कुल हमें ने याद यहां पे रखना है। पीएससी के अलावा जो पीबी एग्जामिनेशन है, तो ये भी यहां से क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस की। हम बात करते हैं, हमें पता है ये हर साल कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। बच्चा बच्चा इसको यहां पर जानता हो, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, अब यहां पे 2-3 बिंदु यहां पे लिखे हैं। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस, ये भी पूछा गया है 1973। यहां पे देखो पान दिखाई दे रहा है, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये किसका अच्छा एग्जाम्पल है? देखो लिखा है गौण प्रदूषक, मतलब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। जो द्वितीयक प्रदूषक जो होता है, इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कौन? पान, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। इसके अलावा देखो भोपाल गैस ट्रेजेडी, इसके बारे में तो आप मेरे ख्याल से सारी जानकारी जानते हैं। 2-3 दिसंबर की रात में आप सभी ने सुना होगा, मतलब 2 दिसंबर की रात और 3 दिसंबर की सुबह। तो यहां बोला जाता है क्या? 2-3 दिसंबर। ये उस समय का एक पेपर था, न्यूज़पेपर की कटिंग जो थी, ये भी मैं यहां पर मैंने लगा दिया है। तो एक व्यापक विभीषी का यहां पर थी कि 2 और 3 दिसंबर की रात में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, सर ये कहां पर है? तो ये भोपाल में स्थित है। उस समय यहां पर चेयरमैन जो थे, तो चेयरमैन यहां पर थे वॉरेन एंडरसन साहब जो थे, यूएसए के थे ये। तो ये उस समय चेयरमैन थे। तो यहां पर हुआ क्या? MIC, आप सभी को पता है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का क्या हुआ? रिसाव हुआ। सर ये फैक्ट्री क्या बनाती थी? तो ये फैक्ट्री बनाती थी 7 नामक कीटनाशक यहां पर बनाती थी। जब इस गैस का यहां पर रिसाव हुआ तो हजारों लोग यहां पर क्या हुए? प्रभावित हुए, और कई हजार लोग यहां पर क्या हुए? मारे गए। जो वॉरेन एंडरसन साहब जो यूएसए के थे, रातों रात इन्हें बाहर किया गया। रातों रात ये कहां पर चले गए? जहां से ये आए थे, यूएसए से। उसके बाद हमने बहुत इनको बुलाने का प्रयास किया कि भाई आप यहां पर आओ, फिर हम यहां के कानून के हिसाब से आपको सजा देंगे। तो ये दोबारा लौटकर भारत यहां पर नहीं आए। अब जब दोबारा लौटकर नहीं आए तो हमने बहुत इनको प्रयास किया बुलाने का। ये अपनी प्राकृतिक मृत्यु मरे हैं, मतलब पूरा इन्हें अपना जीवन जिया है। उसके बाद यहां पर क्या हुए? ये खत्म हुए। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि उस समय भाई सरकार किसकी थी मध्य प्रदेश में जब ये घटना यहां पर हो रही थी? तो सरकार थी कांग्रेस की सरकार थी, और अर्जुन सिंह साहब क्या थे? मुख्यमंत्री थे। केंद्र में भी सेम सरकार यहां पर थी। और जानकारी इसके बारे में ये कि जब ये घटना यहां पर हुई तो हजारों लोग मारे गए। अब सर कुछ लोग बचे भी तो हैं, कुछ लोग तड़प भी तो रहे हैं। इनको बचाने के लिए एक ऑपरेशन हमने चलाया। ऑपरेशन का नाम क्या था? नाम था ऑपरेशन फेथ। फेथ नाम चलाया। सर किसके नेतृत्व में चलाया? तो डॉक्टर बरदू राजन के नेतृत्व में ऑपरेशन फेथ यहां पर चलाया गया। तो ये जानकारी कुछ भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में। ये मिक नाम तो सभी को लोगों को याद यहां पर रहता है। दिखाई दे रही है, उर्वरक बनाती थी 7 नामक, इसका नाम क्या था? 7 नाम। ये इंसेक्टिसाइड था दरअसल। ये इसको बनाने के लिए सॉरी MIC गैस का उपयोग यहां पर किया जाता था। अगली बात करते हैं, जल प्रदूषण की बात हो रही है यहां पर कि जल में अवांछनीय कारकों का जुड़ जाना, जिससे जल की गुणवत्ता में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। इसे ही बोला जाता है क्या? जल प्रदूषण कहा जाता है। अब जल प्रदूषण के कारण के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, ये कौन कौन से कारण यहां पर हो सकते हैं। तो जल प्रदूषण जो होता है, इसमें कारण की अपन बात करते हैं, धातुओं के कार्बोनेट, क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम पोटेशियम के सल्फेट,
अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जो औद्योगिक अवशिष्ट जो होते हैं। जल प्रदूषण में यदि सर्वाधिक योगदान की अपन बात करें तो जो लेदर इंडस्ट्री जो होती, चमड़ा उद्योग जो होता है, तो चमड़ा उद्योग में कई रसायनों का उपयोग किया जाता है और यदि ये सीधे जल में मिलते हैं तो जल बहुत तेजी के साथ क्या होता है, प्रभावित इससे होता है। आगे की तरफ करते हैं चर्चा। तो देखो, अब बात करते हैं कुछ बीमारियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देख लो आप, बहुत बहुत काम की ये बीमारियां हैं। इन बीमारियों को तो भाई कोई भी नहीं भूलेगा। बीमारियों के नाम आप देख लो। बात करते हैं पहला मिनामाटा डिसीज। देखो या मिनामाता डिसीज, मिनामाता बीमारी, वो पूछता है ये किसमें, पेयजल में किसकी अधिकता से होती है? तो आप बताइएगा, जब मर्क्यूरी की अधिकता यहां पर हो जाती है, जब मरकरी की अधिकता कहां पर, पेयजल में हो जाती है, तो रोग का नाम क्या होता है, मिनामाटा डिसीज। अगली बात करते हैं ब्लैक फूट। ये किसकी, जो आर्सेनिक जो होता है, आर्सेनिक की अधिकता से क्या हो जाती है, ब्लैक फूट डिसीज। फिर बात करते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये होती नाइट्रेट की अधिकता से, नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा, ब्लू बेबी सिंड्रोम। अगला आता नॉक नी सिंड्रोम। ये होता फ्लोराइड की अधिकता से हो जाता है क्या, नॉक नी सिंड्रोम। अगली डिसीज देखो, इटाई इटाई डिसीज, बहुत बहुत काम की स्पोर्ट्स में तो भाई ये क्या होती है, जब पेयजल में कैडमियम की मात्रा अधिक हो जाती है। एक रोग का नाम और बता रहा हूं, इसको भी बिल्कुल याद रखना है, इसको भी नहीं भूलना है। जब फ्लोरीन की मात्रा किसमें, ड्रिंकिंग वाटर में बढ़ जाए, फ्लोरीन की मात्रा किसमें, ड्रिंकिंग वाटर में, तो एक रोग होता है, उसको बोलते फ्लोरोसिस। एक रोग होता है, रोग का नाम क्या होता है, रोग का नाम होता है फ्लोरोसिस। इस रोग में क्या होते हैं, दांत और हड्डियां गलने लगते हैं भाई। तो रोग का नाम क्या दिया है, फ्लोरोसिस। जब ड्रिंकिंग वाटर में इसकी क्या होती है, अधिकता होती है, तो तब हमें देखने को मिलता है क्या, फ्लोरोसिस। तो ये जो ये आपको फोटो आप दिखाई दे रही होगी आपको, ये बहुत काम की भाई है, कई एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बने हुए हैं। चलेगा, तो अब बात करते हैं। देखो कुछ और जानकारी यहां पर बताई जा रही है। ऑयल स्पिल्स की चर्चा यहां पर हो रही है। ऑयल स्पिल्स क्या कहलाता है, जब कभी भी बड़े जहाजों से ऑयल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, तो कई बार युद्ध के दौरान या कई बार नॉर्मल क्या हो जाता है, ये रिसाव हो जाता है, या टैंकर फट गया या कुछ दिक्कत आ गई, तो यहां पर क्या हो जाता है, जो तल के ऊपर क्या हो जाता है, तेल यहां पर फैल जाता है। इसे ही नाम क्या दिया यहां पे, ऑयल स्पिल्स यहां पे नाम दिया, देख सकते हो आप। तो वही इसके बारे में जानकारी है कि भाई टैंकरों से रिसा हुआ तेल सागर महासागर के जल पर शीघ्रता से फैल जाता है। इस जली इसको फैलना ही क्या कहलाता है, ऑयल स्पिल्स कहलाता है। मरकरी युक्त पानी पीने से मिनामाटा डिसीज अभी अपन ने चर्चा कर ही ली है, ठीक है। एस्बेस्टास युक्त रेशों से युक्त जल के सेवन से एस्बेस्टोसिस नामक बीमारी, जानलेवा बीमारी ये होती है। तो कुछ और की पॉइंट अपने को यहां पर मिल रहे हैं। एस्बेस्टोसिस, ये आपका क्या, तेल के ऊपर क्या हो, पानी के ऊपर क्या हो जाना, तो इससे क्या होता है, जलीय पारितंत्र क्या होता, काफी ज्यादा इससे प्रभावित होता है। अब दो तीन यहां पे चर्चा हो रही हैं। एक ओडी की, बीओडी की चर्चा हो रही, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, डीओ की चर्चा यहां पर हो रही है। सो आप देखो, बात कर लेते हैं। आगे है क्या बीओडी, नहीं है, ध्वनि है। चलो, सो हम बात कर लेते हैं, पहले बीओडी की बात कर लेते हैं। इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड।
सर ये क्या कहलाता? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये होता बीओडी जो होता है जल की शुद्धता का मापक होता है। जल की शुद्धता का मापक का मतलब यहां पर है कि पानी कितना साफ है या पानी कितना क्या है, साफ नहीं है। जो बीओडी जो होता है, पानी में मांग क्या है, यदि ज्यादा है तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा पानी खराब है। क्यों? क्योंकि पानी में क्या है, ऑक्सीजन की मांग ज्यादा है। तो जलीय जीव जो होंगे, जो एक्वेटिक एनिमल जो होंगे, वो क्या होंगे? ये मरेंगे भाई। तो यदि बीओडी यदि ज्यादा है तो पानी कैसा है? खराब है। एक शब्द आता है उसमें डीओ, इसको बोलते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन। ध्यान से आप देखना, तो बीओडी, ये डीओ, डीओ का मतलब होता घुलित ऑक्सीजन। देखो, तो बीओडी क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता 1/DO। यदि घुलित ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है तो मांग क्या हो जाएगी? अपने आप ही कम हो जाएगी। तो ये संबंध भी आपको क्या रखना है, इसमें याद रखना भाई। ठीक है, चलो। तो फिर बात की जा रही है मृदा प्रदूषण की, बात की जा रही है। बेसिक सी परिभाषा वही का, मृदा का संगठन क्या होना? परिवर्तित हो जाना। मृदा प्रदूषण यहां पर कहलाता है। सर ये परिवर्तित क्यों हो गया? तो बस वही जो अभी तक हम देखते आ रहे थे कि अम्लीय वर्षा हो गई, खदानों से निकला, खानों से प्राप्त हुआ क्या? जल, कीटनाशक, रसायनों का जो उपयोग आप कर रहे थे, इसकी वजह से मृदा के संगठन में क्या हो जाता है? परिवर्तन आ जाता है, जिसे मृदा प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। अब नाभिकीय प्रदूषण क्या कहलाता है? तो किसी रेडियो सक्रिय इकाई से, किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट से अल्फा बीटा गामा का जब एमिशन यहां पर होता है, इसे ही हम क्या बोल देते हैं? इसे ही कहा जाता है न्यूक्लियर डिजास्टर, या इसे ही न्यूक्लियर पोल्यूशन के रूप में जाना जाता है। अब जो अल्फा बीटा गामा संपर्क में आते हैं तो म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन पैदा करते हैं। तो इसके बारे में जानकारी दो, मेरे ख्याल से डिजास्टर भी यहां पर आपको बताए गए होंगे। आगे हैं क्या डिजास्टर? हाँ बिल्कुल है, डिजास्टर है। बात करते हैं अब चिकित्सा जगह। अब ये उन्होंने बोला कि स्रोत कहां से होगा? तो चिकित्सा जगत में हम ढेर सारे हम नाभिकीय चीजों का उपयोग करते हैं, या नाभिक से प्राप्त होने वाले पदार्थों का हम उपयोग करते हैं, या रेडियोधर्मी पदार्थों का हम उपयोग करते हैं। परमाणु भट्टियों से प्रदूषण निकलता है। नाभ की अस्तरों का उपयोग जो हो रहा है, परमाणु बिजली घर का निकला हुआ जो अपशिष्ट जो हो रहा है, शोध कार्य में, रिसर्च पेपर में भी, रिसर्च में भी तो हम यूज कर रहे हैं। और सूरज से निकला हुआ क्या? परावैंगनी विकिरण, ये भी तो एक प्रकार का प्रदूषण है जो नाभिकीय प्रदूषण के अंतर्गत आता है। तो ये उसके हैं क्या? ये हैं इसके स्रोत, कहां कहां से नाभिकीय प्रदूषण होता है। अगला देखो, आगे से बात की गई है किसके बारे में? हाँ, तो अब नाभिकीय प्रदूषण की हम बात कर रहे हैं तो दो तीन बातों के ऊपर बिल्कुल यहां पे चर्चा होगी। नाभिकीय न्यूक्लियर डिजास्टर की जब कभी भी चर्चा होगी तो एक बात होगी हिरोशिमा की बात होगी, और दूसरी बात नागासाकी की बात होगी। तो हिरोशिमा और नागासाकी में भी तो एक प्रकार का न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था। ये नाभिकीय त्रासदी ही तो थी, जहां पर 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर यूएसए ने 2 बम यहां पर गिराए थे। एक का नाम लिटिल बॉय रखा, एक का नाम फैट बॉय रखा। यहां से हजारों लोग मारे गए थे। तो एक प्रकार का नाभिकीय प्रदूषण या नाभिकीय त्रासदी में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा हिरोशिमा और नागासाकी की त्रासदी। दूसरे नंबर पे आपको देखने को मिलेगा अमेरिका में, ये रहा। अमेरिका में 28 मार्च 1979 को 3 माइल आइलैंड रिएक्टर पर भीषण दुर्घटना हुई। रिएक्टर में होने वाली दुर्घटना में सबसे अधिक हानिकारक और भीषण थी। ठीक है, तो यहां भी हजारों लोग मारे गए। और ये वाली घटना तो आपको बिल्कुल आनी चाहिए। ये नंबर 3 घटना है। ये कहां की है? ये वहीं का चित्र है, यूक्रेन का। यूक्रेन का इसको बोलते हैं, इस घटना को, जो तीसरे नंबर की घटना है, इसे जाना जाता है चिरनोबिल डिजास्टर के नाम से। चिरनोबिल त्रासदी। चिरनोबिल त्रासदी के नाम से जाना जाता है। घटना पूछी गई है यूक्रेन। अभी रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। तो यूक्रेन जो पहले कभी सोवियत संघ का भाग था, आपको पता होगा, यूएसएसआर, तो रसिया से ही कट के बेलारूस, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये ढेर सारे देश यहां पे
अलग यहां पर हुए। तो उस समय यूएसएसआर का भाग था। तो 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चिर्नोबिल, ये जगह का नाम है, यहां पर हुआ क्या, तो चिर्नोबिल स्थित जो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो था, यहां पर नाभिकीय संयंत्र विफल हो गया। इससे हजारों लोग यहां पर क्या हुए, प्रभावित हुए, हजारों लोग यहां पर क्या हुए, मारे गए। इतिहास में यह घटना चिर्नोबिल डिजास्टर या चिर्नोबिल त्रासदी के नाम से जानी जाती है। तो ये सन आपको याद रखना है, ये याद रखना है। और हिरोशिमा नागासाकी के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। और आप देख लो प्रदूषकों के बारे में और जानकारी बताई जा रही है कि कौन सा अंग यहां पर क्या होता है, इनसे प्रभावित होता है। तो पहला आपको दिखाई दे रहा है, देखो आप, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो लिवर और किडनी प्रभावित हो रही है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कैंसर यहां पे कर रहे हैं, धूल के कण, श्वसन संबंधी रोग, और सीसा किससे, जो नर्वस सिस्टम, केंद्रीय नर्वस सिस्टम का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इससे क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। तो प्रदूषकों के बारे में थी ये जानकारी। आगे क्या है इसमें, ठीक है, हाँ जी। तो ये तो थी जानकारी इन्वायरमेंट की, जो जुड़ा हुआ है कहां से, ल्यूसेंट का जो पोर्शन जो था उसके ऊपर मैंने डिस्कशन कराया। ठीक है, मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में सारी जानकारी यहां पर दे दी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो रिलीज हो चुका है। जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नहीं देखा है, तो पूरी की पूरी ल्यूसेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैंने पढ़ाई है इसी चैनल के ऊपर, तो उसको भी आप देखिएगा। आने वाले समय में मैं लेकर आऊंगा क्या, फिजिकल केमिस्ट्री लेकर आऊंगा, और फिर लेकर आऊंगा क्या, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर इनके ऊपर हम करेंगे चर्चा। तो ये रहा एनवायरमेंट वाला पोर्शन। ठीक है, तो जिसने केमिस्ट्री के वीडियो ना देखे हो तो वो देखिएगा। करीब 9 से लेकर 10 घंटे के बीच में पूरी की पूरी फिजिक्स ल्यूसेंट की मैंने कवर कराई है। तो एक बार आप वो भी आप जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि ल्यूसेंट को हम छोड़ नहीं सकते हैं। अच्छे खासे क्वेश्चन यहां से भी बनते हैं, प्री में भी बन जाते हैं और मेंस में भी यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो जिन्होंने फिजिक्स ना देखा हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना देखी हो, तो उसको भी देखिएगा। आने वाले समय में बॉटनी, जूलॉजी, कार्बनिक रसायन तो हो चुका है, अकार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन, इनके ऊपर मैं लाने वाला हूं वीडियो। तो मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में। ओके भाई, थैंक यू।